गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय जयपुरा गढ़वाली की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये थर्ड ईयर विश्व का इतिहास का टॉपिक जो हम पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप तक हमने उसका कवर कर लिया था। आगे इसी नेपोलियन बोनापार्ट के टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम आज बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में। अभी तक तो प्रथम कौंसल जो 3 कौंसल गठित किए गए थे, उनमें प्रथम कौंसल जो थे उसके रूप में शासन कर रहा था, परंतु 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने सम्राट की उपाधि विधिवत रूप से धारण की और फ्रांस का सम्राट बन गया, जो अगले 10 वर्षों तक 1814 ईस्वी तक वह सम्राट रहा। आइए हम सम्राट के रूप में नेपोलियन के चर्चा करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न युद्धों के माध्यम से यूरोप में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने की कोशिश की, अंत में पराजय हुआ और उसके पश्चात उसका पतन हुआ। 1802 ईस्वी में ही फ्रांस की सीनेट ने नेपोलियन को जीवन पर्यंत कौंसल बना दिया था। 1804 तक आते आते उसको सम्राट स्वीकार कर लिया गया। दिसंबर 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और नोत्रे दाम के गिरजाघर में विधिवत रूप से उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। विधिवत रूप से सम्राट की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक नोत्रे दाम के गिरजाघर में उन्होंने करवाया। आइए सम्राट के रूप में नेपोलियन के जो कार्य थे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूरोप में प्रभुसत्ता का प्रयास। सम्राट बनते ही सबसे पहले उसका क्या कार्य था? यूरोप में प्रभुसत्ता का प्रयास। यूरोप में प्रभुसत्ता का प्रयास। चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, फतेह में संपूर्ण यूरोप पर एक शक्त अधिकार करना चाहता था। उसके जो आदर्श थे वो सिकंदर, जूलियस सीजर जैसे महान जो शासक हुए वे उनके आदर्श और उन्हीं के आदर्श को मानते हुए वे भी यूरोप में अपनी प्रभुसत्ता का स्थापना करना चाहता था। इसी समय चूंकि इंग्लैंड फ्रांस का एक मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्र था, 1803 में ही इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। वास्तव में जो युद्ध था वह 2 देशों के मध्य औपनिवेशिक एक साम्राज्यवादी नीति का परिणाम स्वरूप युद्ध था, जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा जा रहा था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने के लिए और उसकी शक्ति को कम करने के लिए सबसे पहले जर्मनी के हैनोवर पर अधिकार किया और जर्मनी के सभी बंदरगाहों पर इंग्लैंड के माल ले जाने का प्रतिबंध उसने लगा दिया। यानी कि इंग्लैंड के ऊपर प्रतिबंधित इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? हैनोवर के प्रांत पर अधिकार किया और जर्मनी के जो सभी बंदरगाह थे उन पर अधिकार करते हुए उनको प्रतिबंधित करते हुए कहा कि अब इंग्लैंड के लिए यहाँ से कोई माल इधर से उधर नहीं जाएगा। इसी बीच इंग्लैंड ने कूटनीति का परिचय देते हुए एक नए गुट का निर्माण, तीसरा गुट जो बना, इससे पहले 1792 बना था और उसके बाद 1798 में भी 2 गुट बन चुके थे और तीसरा गुट 1804 में इंग्लैंड के नेतृत्व में एक गुट बनाया गया था। इस गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रशिया और स्वीडन जैसे देश शामिल थे, जो नेपोलियन अथवा फ्रांस से अपना बदला देना चाहते थे, उसको पराजित करना चाहते थे। दूसरी ओर नेपोलियन के साथ कुछ छोटे देश जैसे कि गुटेनबर्ग और बवेरिया जैसे देश भी शामिल नेपोलियन के साथ शामिल थे। नेपोलियन ने इस गुट के विरुद्ध एक साथ संघर्ष न करके सबसे पहले जो इस गुट के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। 20 अक्टूबर 1805 में ऑस्ट्रिया पर उसने आक्रमण किया और उल्म पर अधिकार कर लिया। उल्म एक प्रमुख क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया। यूं कहते उल्म के युद्ध में उसने ऑस्ट्रिया को
पराजित कर दिया। किसने? नेपोलियन ने 1805 में, अक्टूबर 1805 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते हुए उल्म पर अधिकार कर लिया। 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के मध्य जल युद्ध लड़ा गया, ट्राफलगर का जल युद्ध। काफी प्रसिद्ध युद्ध रहा ट्राफलगर का जल युद्ध। इस युद्ध का नेतृत्व इंग्लैंड के जो प्रमुख जल सेनापति थे नेल्सन वह कर रहा था और इधर से नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। चूंकि जल शक्ति में इंग्लैंड का कोई सहानी नहीं था, फ्रांस भी इंग्लैंड के सामने काफी कमजोर था जल शक्ति के रूप में, अतः नेपोलियन इंग्लैंड से पराजित हुआ और इंग्लैंड इस युद्ध में विजयी रहा। इंग्लैंड इस युद्ध में विजयी रहा। अपनी पराजय के पश्चात नेपोलियन अड़िग भी नहीं रहा, परेशान नहीं हुआ। उसने 2 दिसंबर 1805 में ऑस्ट्रेलिया का एक युद्ध हुआ था, जो रशिया और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में नेपोलियन ने पर्शिया, और जो पर्शिया अभी तक तटस्थ बना हुआ था वो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं था, उसने ऑस्ट्रेलिया तीसरे गुट में सम्मिलित हो गया था और उससे नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर दी थी। अतः ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो 2 दिसंबर 1805 को लड़ा गया था, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेना को पराजित किया और ऑस्ट्रेलिया को 26 दिसंबर 1805 को प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए विवश किया। 26 दिसंबर 1805 को एक संधि हुई, प्रेसबर्ग की संधि। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप, जिसमें पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पराजित हुए थे नेपोलियन से, अतः ऑस्ट्रेलिया को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। इस संधि के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि जो जर्मनी के विभिन्न छोटे छोटे राज्य थे, नेपोलियन ने उन राज्यों का एकीकरण किया और एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया। राइन राज्य संघ का निर्माण किया जिसने ऑस्ट्रेलिया ने प्रेसबर्ग की संधि के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण की पहली नींव किसने रखी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसके अतिरिक्त नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 6 अगस्त 1806 ईस्वी तक वेटिकन राज्य पर आक्रमण करके पवित्र रोमन साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया, उनको अपने अधिकार में कर लिया। इसी क्रम में नेपोलियन ने जब पर्शिया को पराजित कर दिया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, पवित्र रोमन साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया, अब उसका सामना जो था वह पर्शिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया से वे संधि कर चुके थे, कौन सी? प्रेसबर्ग की। अब चूंकि पर्शिया पहले तटस्थ था, बाद में हालांकि तो ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष में शामिल भी हो गया था नेपोलियन के विरुद्ध। अतः नेपोलियन ने 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को पर्शिया को सबक सिखाने के मकसद से पर्शिया की शक्ति को दबाने के मकसद से 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी में जेना और ओवरस्टेट के युद्ध में पर्शिया को बुरी तरह पराजित किया। जेना और ओवरस्टेट के युद्ध में पर्शिया को बुरी तरह पराजित किया। इसी क्रम में नेपोलियन आगे बढ़ता हुआ रूस की तरफ बढ़ा। किसकी तरफ? रूस की तरफ बढ़ा, क्योंकि उस गुट में रूस भी सम्मिलित था। हालांकि नेपोलियन इंग्लैंड से पराजित हो चुका था, लेकिन वो जल शक्ति के रूप में, थल सेना में थल शक्ति के रूप में नेपोलियन एक काफी ताकतवर व्यक्ति था। फ्रांस काफी उस समय ताकतवर था। अतः ऑस्ट्रिया को हराया, पर्शिया को भी हराया, पवित्र रोमन साम्राज्य को भी नष्ट किया। अब उसका टारगेट था रशिया यानी कि रूस पर आक्रमण करने का। अतः जून 1807 ईस्वी में 14 जून 1807 ईस्वी के मध्य इलो और फ्रीलैंड का युद्ध लड़े गए। इलो और फ्रीलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस को पराजित किया और पराजित होने के पश्चात रूस को नेपोलियन अर्थात फ्रांस के साथ तिलसित की संधि करनी पड़ी। जुलाई 1807 में तिलसित की संधि करनी पड़ी। इस संधि के परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने रूस को अपना मित्र बना लिया और बदले में रूस ने नेपोलियन द्वारा हॉलैंड, जर्मनी और इटली में जो परिवर्तन किए गए थे उसने उनको मान्यता प्रदान कर दी। उसके अतिरिक्त उसने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने की भी हामी भरी कि इंग्लैंड के साथ व्यापार
प्रकार से नेपोलियन ने सम्राट बनने के पश्चात यूरोप में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विभिन्न संघर्ष युद्ध किए, जिसमें हालांकि इंग्लैंड से पराजित हुआ, परंतु रशिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों को उसने पराजित किया और संधि करने के लिए उन्होंने विवश किया। अगला जो उसकी नीति थी सम्राट के रूप में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। ये नेपोलियन की महत्वपूर्ण नीति थी, हालांकि इसमें सफल नहीं हुआ। अगर सफल हो जाता तो नेपोलियन यूरोप का एकमात्र एक छत्र शासक बन जाता। नेपोलियन ये जानता था कि इंग्लैंड का जो जीवन है ना, वह महाद्वीप के व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर है, और यदि उसको नष्ट कर दिया जाए, यदि इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर दिया जाए, इंग्लैंड को विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। नेपोलियन को मालूम था कि इंग्लैंड की जो शक्ति है उसके व्यापार वाणिज्य पर डिपेंड है, और महाद्वीपीय व्यापार वाणिज्य को अगर नष्ट कर दिया जाए, इंग्लैंड को प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो इंग्लैंड को आसानी से हरा सकता था। इंग्लैंड की आर्थिक इस व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना को शुरू किया उसे महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के लिए नेपोलियन ने जिस प्रणाली को शुरू किया उसे ही महाद्वीपीय प्रणाली कह सकते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कह सकते हैं, व्यापार बहिष्कार की नीति भी कह सकते हैं। नेपोलियन का मानना था कि अगर व्यापार वाणिज्य को आधार तय करते हुए अगर नेपोलियन इंग्लैंड और फ्रांस अगर इंग्लैंड की व्यापार वाणिज्य को प्रतिबंधित कर देता है, तो हम इंग्लैंड को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसी व्यापार महाद्वीपीय व्यवस्था के संदर्भ में 21 नवंबर 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने बर्लिन आदेश जारी किया। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने सबसे पहले बर्लिन आदेश जारी किया। क्या था इस आदेश में? इस आदेश के अनुसार इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ व्यापार के लिए यूरोप के बंदरगाहों को बंद कर दिया गया। बर्लिन आदेश 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने जारी किया। इस आदेश के अनुसार इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के व्यापारिक के साथ जो व्यापार था के लिए जो व्यापारिक बंदरगाह थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी तरह से 25 जनवरी 1807 को वारसा आदेश नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पर्शिया तथा हेनोवार के समुद्र तटों को अंग्रेजों के लिए बंद कर दिया गया। जैसे बर्लिन आदेश जारी किया गया था, उसी करीब में आगे बढ़ते हुए नेपोलियन ने 20 जनवरी 1807 ईस्वी में वारसा आदेश जारी किया, जिसमें पर्शिया और हेनोवार के बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। अब इंग्लैंड भी चूंकि बैठने वाला तो था नहीं, उसने भी जवाबी कार्रवाई की। इंग्लैंड ने भी जनवरी 1807 ईस्वी में एक ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया। जनवरी 1807 ईस्वी में इंग्लैंड ने ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र का कोई भी जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं आ सकता था। जनवरी 1807 में इंग्लैंड ने भी ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र का कोई भी जहाज इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में जाना, उसका प्रभाव क्षेत्र सामुद्रिक क्षेत्र में नहीं आ सकता। इसी अध्यादेश के पश्चात नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 को पुनः मिलान से एक आज्ञापत्र जारी किया, जिसके अनुसार कोई भी जहाज किसी भी देश का हो, अगर वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आता है, उसे पकड़कर जब्त कर दिया जाएगा। ये काफी कठिन आदेश था, जब तक का सख्त आदेश था नेपोलियन के द्वारा। दिसंबर 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया? आदेश दिया, मिलान से आज्ञापत्र जारी किया कि अब कोई भी जहाज किसी भी देश का हो, अगर वह अंग्रेजी बंदरगाहों से होकर आ रहा है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, उस पर
को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जब तक का उसका सख्त आदेश था। ये एक तरह से नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के अंग थे, जो किसी भी तरह से इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को ठप करना चाहते थे। परंतु नेपोलियन की ये नीति ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सामुद्रिक शक्ति के रूप में और व्यापार वाणिज्य के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उस पर इन प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस अर्थात नेपोलियन के मित्र राष्ट्रों को काफी क्षति उठानी पड़ी। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से वे इस महाद्वीपीय व्यवस्था से निकलने के लिए नेपोलियन को फिर से अपने मित्र राष्ट्रों से, चाहे वो रूस हो, पुर्तगाल और स्पेन हो, यहाँ से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं अमलीजामा पहनाया जा सकता था। कोई भी देश किसी भी देश को पूरी तरह प्रतिबंध और इंग्लैंड जैसे देश को प्रतिबंध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां से माल की आवाजाही दूसरे देशों में काफी मात्रा में हुआ करती थी। इंग्लैंड से काफी माल यहाँ आया जाया करता था। छोटी छोटी फिर भी व्यापार चल रहा था, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं चल रहा था। कहा जाता है नेपोलियन ने अपने सैनिकों के जूतों को मंगाने के लिए इंग्लैंड से छोटे छोटे जूते मंगवाए थे। तो महाद्वीपीय व्यवस्था इतनी सफल नहीं हो पाई। आइए आगे बढ़ते हैं पुर्तगाल पर आक्रमण। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपोलियन के जो मित्र राष्ट्र थे वे महाद्वीपीय व्यवस्था से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, बल्कि वे ऊपर के मन से उन्होंने दबाव में आकर इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। इसकी नतीजे के परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण भी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उनको करना पड़ा था। पुर्तगाल नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का अपने राज्य में को कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं था। 1807 ईस्वी में नेपोलियन ने स्पेन को साथ लेकर पुर्तगाल पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। स्पेन को साथ लेकर पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर लिया। ये भी इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के असफल होने का एक परिणाम था, क्योंकि पुर्तगाल नहीं चाहता था कि वो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को पनपे। इसी तरह से अगला जो उसका संघर्ष था स्पेन से संघर्ष, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेन से संघर्ष, जिसने नेपोलियन को पूरी तरह से लाकर रख दिया। पुर्तगाल पर नेपोलियन की सफलता ने स्पेन पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया एक तरह से, क्योंकि अब नेपोलियन की एक तरह से महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया। पुर्तगाल पर अधिकार हो गया, तो वो चाहता था कि वो स्पेन पर भी अधिकार कर ले, तो मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन का विश्वास था कि स्पेन पर अधिकार हो जाने से महाद्वीपीय व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। नेपोलियन को ये विश्वास था अगर वे स्पेन पे भी अधिकार कर लेते हैं तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था जो इसके द्वारा शुरू की गई है ये और भी अधिक सुदृढ़ अर्थात मजबूत हो जाएगी। इस समय चूंकि नेपोलियन इस समय स्पेन की जो राजवंशी स्थिति थी वह काफी डगमगा रही थी। ये नेपोलियन के एक अच्छा संकेत भी था कि इसी मौके का फायदा उठाकर वहां पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर ले। चूंकि इस समय जो स्पेन का शासक था चार्ल्स चतुर्थ उसके पुत्र फर्डिनेंड और उनकी जो चार्ल्स की पत्नी थी और अनियंत्रितता में डूबी हुई थी, तो इस समय फ्रांस का राजवंशीय स्थिति काफी डगमगा रही थी। फर्डिनेंड और उनके पिता पुत्र के मध्य तनाव भी चल रहा था। अतः नेपोलियन इस स्थिति का फायदा उठाकर फ्रांस के शासक चार्ल्स चतुर्थ और जो राजकुमार फर्डिनेंड थे उसको फ्रांस की सीमा पर बुलाकर उसको डराया धमकाया कि यही आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपनी सत्ता को छोड़ दो, विवश होकर चार्ल्स चतुर्थ और फर्डिनेंड ने स्पेन की सत्ता पर अपना अधिकार त्याग दिया। नेपोलियन ने स्पेन पर अपने जो चूंकि उस समय स्पेन में उस समय विद्रोह भी चल रहे थे, क्योंकि वहाँ के राजवंश से वहाँ की आम जनता भी काफी परेशान थी। तो शुरू में जब इनको हटाया गया था जैसे, तो वहाँ स्पेन की जनता ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी वजह थी कि ये इनकी नीतियों से परेशान थे। परंतु स्पेन पर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा जब बना दिया गया तो वहाँ की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उनकी जनता का मानना था कि स्पेन पर स्पेनवासी किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाए, बल्कि ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को
अधिकार दिया जाए। अतः उन्होंने इसको स्पेन के ऊपर थोपना समझा और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेपोलियन को स्पेन में दीर्घकाल तक संघर्ष में लिप्त होना पड़ा। जो बताया जाता है कि 1808 से लेकर 1814 तक लगभग 6 वर्षों तक ये दीर्घकालिक संघर्ष चलता रहा, जिससे नेपोलियन को काफी क्षति पहुंची। इस युद्ध को जो स्पेन में लड़ा गया इसको प्रायद्वीपीय संघर्ष के नाम से भी, प्रायद्वीपीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि स्पेन एक तरह से झेला फोड़ा नासूर की तरह साबित हुआ। नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण बना। तो स्पेन से जो संघर्ष हुआ था, स्पेन में जो विद्रोह है, उसके परिणाम से नेपोलियन को काफी क्षति उठानी पड़ी। आइए अब अगली बात करते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से पुनः युद्ध। नेपोलियन को जब प्रायद्वीपीय युद्ध में फंसा हुआ देखा तो ऑस्ट्रिया ने एक अच्छा मौका समझा कि अब समय सही है कि हम नेपोलियन यानी फ्रांस के ऊपर आक्रमण करके अपनी हार, पिछले समय हार हुई, उसका बदला ले सके और नेपोलियन जो महाद्वीपीय व्यवस्था हमको थोप रखी है उससे भी छुटकारा मिल सके। अतः ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के विरुद्ध अप्रैल 1809 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु फ्रांस अभी नेपोलियन चूंकि अभी भी काफी ताकतवर था, तो बेग्राम का युद्ध लड़ा गया ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया को वियना की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसे महाद्वीपीय प्रणाली को स्वीकार करना ही पड़ा और ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा का विवाह नेपोलियन के साथ करना पड़ा। यानी कि ऑस्ट्रिया ने ये देखा कि स्पेन के संघर्ष जो प्रायद्वीपीय युद्ध के नाम से जाना जाता है उसमें नेपोलियन पूरी तरह फंसा हुआ है, फ्रांस फंसा हुआ है, तो ये सही मौका है कि हम उस पर क्या करते आक्रमण करते हो, पुरानी पराजय का बदला ले सके। अप्रैल 1809 में उसने सही किया, आक्रमण किया, परंतु फ्रांसीसी सेना से पूरी तरह पराजित हुआ है बेग्राम के युद्ध में और उनको वियना की संधि करनी पड़ी, जिसमें उनको महाद्वीपीय व्यवस्था प्रणाली को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ा और अपनी राजकुमारी मारिया लुइसा को भी विवाह नेपोलियन के साथ करना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण अभियान नेपोलियन का हुआ के विरुद्ध, मॉस्को अभियान। फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन के इतिहास में महत्वपूर्ण अभियान कहा जा सकता है। चूंकि टिल्सित की जब 1860 में संधि हुई थी, दोनों के मध्य मित्रता व्यापार न करने की भी पेशकश की थी, तो कई कारण ऐसे थे जिसमें रूस और नेपोलियन और फ्रांस के मध्य संघर्ष की भावना छिड़ गई। दोनों के मध्य अंतर्विरोध शुरू हो गए थे। एक पोलैंड की समस्या को लेकर भी हुआ था। नेपोलियन चाहता था कि पोलैंड को अपने अधीन कर लिया जाए, तो रूस पोलैंड को अपने अधीन मानता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जिससे कि रूस और फ्रांस के मध्य शत्रुता पुनः उभरने लग गई। अतः जून 1812 में नेपोलियन ने रूस को सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण करने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी। जून 1812 में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ लगभग 6 लाख की सेना, बताई जाती है 6 लाख की सेना के साथ मास्को अभियान के लिए निकला। रूस यानी कि रूस की राजधानी मास्को अभियान के लिए निकला। रूसी सेना ने थोड़ा सा कूटनीति का परिचय देते हुए, चूंकि नेपोलियन की सेना काफी ताकतवर थी, तो उन्होंने दूसरी नीति अपनाई। उन्होंने नेपोलियन की सेना से युद्ध करने के बजाय पीछे हटना स्वीकार किया और जहाँ भी पीछे करते वहां जो भी खाद्य सामग्रियां हुआ करती थी, पेड़ पौधे जो भी फसल हुआ करती उसको नष्ट करते हुए जाते थे, ताकि दुश्मन सेना को वहां पर ठहरने का या वहां पर रुकने का ज्यादा समय न मिल सके और उनको खाद्य सामग्री आदि न मिल सके। अतः इस नीति का भी काफी समय तक पालन करते रहे। अंत में 7 सितंबर 1812 को बोर्डिनो के मैदान में नेपोलियन और रूस की सेना में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हालांकि सफलता नेपोलियन को प्राप्त हुई, लेकिन युद्ध अनिर्णायक ही रहा,
क्योंकि नेपोलियन को भी काफी क्षति पहुंची। 14 सितंबर को वह मॉस्को तक पहुंच चुका था नेपोलियन, परंतु वहां 5 सप्ताह तक वह भूखा रहा, क्योंकि रूसी सेना की एक और नीति थी कि जब वह पीछे हट रहे थे तो अपने पीछे की जो भी खाद्य सामग्री फसल है वो सबको नष्ट करते हुए वह जा रहे थे। इसलिए जब वह मॉस्को पहुंचे तो उजड़ा हुआ इलाका मिला, वहां पर उसको कुछ नहीं मिला, लगभग 5 सप्ताह तक भूखे रहे, बहुत सारे उनके घोड़े मारे गए, बहुत सारे सैनिकों भूख से ही मर गए। इस प्रकार से हम लोग उसको पीछे हटना पड़ा और 6 लाख में से लगभग बताया जाता है कि 5 से 5 लाख 80 हजार तक की सेना उसकी मारी जा चुकी थी इस अभियान में मारी जा चुकी थी। इससे नेपोलियन अपने 20 से लगभग 1 लाख तक बताई जाती है सेना के साथ वापस लौटा। इस प्रकार रूसी अभियान निरर्थक साबित हुआ, जिसमें फ्रांस को काफी क्षति उठानी पड़ी, आर्थिक रूप से भी सैनिक रूप से भी। जीतने का उसका सपना ना पाया, रूस को जीतने का सपना उसका साकार नहीं हो पाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 लाख की सेना में लगभग कुछ ही सेना उसकी बच पाई, बाकी 90% 80% की लगभग सेना नष्ट हो चुकी थी। रूसी को लेकर टॉल्स्टॉय इसका एक प्रमुख ग्रंथ है उपन्यास वॉर एंड पीस, उसमें इस पूरे युद्ध का एक तरह से सजीव सा वर्णन उनके द्वारा किया गया। टॉल्स्टॉय इसकी रचना वॉर एंड पीस। इस प्रकार से मॉस्को अभियान भी उसका क्या रहा, असफल रहा था कि जीते जरूर तो, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पाई, अधिकार नहीं कर पाया। अगला है प्रशिया से युद्ध। प्रशिया से युद्ध। जर्मनी की जिन रियासतों का नेपोलियन ने एकीकरण किया था और राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, अब नेपोलियन की नीति के परिणाम स्वरूप वहां की जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। वहां की जनता उनसे स्वतंत्र होना चाहती थी। रूस में नेपोलियन की असफलता का समाचार जब जर्मनी में पहुंचा तो उन्होंने जर्मनी वासियों ने प्रतिशोध की भावना उकड़ी और नेपोलियन की सेना को वहां से निकालने की उन्होंने कोशिश की। इसी तरह से प्रशिया, क्योंकि अब जर्मनी के ही स्थापना मानता था जर्मनी के रूसी राइन राज्य संघ को, इसलिए उसको लेना भी चाहता था और उन्होंने इसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। मार्च 1813 में प्रशिया ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मार्च 1813 में मई 1813 में नेपोलियन ने प्रशिया में रूस की संयुक्त सेना को लुट्जेन एवं बोर्टजेन, मई 1813 में नेपोलियन ने प्रशिया तथा रूस, क्योंकि रूस भी प्रशिया के साथ ही मिल चुका था, जो मॉस्को अभियान के समय उनकी कमजोरी को समझ चुका था और चाहता था कि अब एक चोट में नेपोलियन को खत्म कर सकते हैं। अतः उन्होंने, हालांकि नीति उनकी एक गलत फहमी थी कि नेपोलियन को दोनों मिलकर त्रास कर जाएंगे। लुट्जेन और बोर्टजेन के जो युद्ध हुए उसमें नेपोलियन ने प्रशिया और उसकी संयुक्त सेना को पूरी तरह पराजित किया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे मेटरनिख का उद्भव हुआ। उन्होंने पेशकश रखी, मध्यस्थता की पेशकश रखी, संधि की पेशकश रखी, जिनको नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने नेपोलियन के सामने कुछ प्रस्ताव रखे ताकि यूरोप में शांति स्थापित हो सके, परंतु नेपोलियन ने इसे ठुकरा दिया और ऑस्ट्रेलिया के फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के विरुद्ध क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। जब प्रशिया से संघर्ष चल रहा था, प्रशिया और रूस की संयुक्त सेना के मध्य संघर्ष चल रहा था 1913 में, तब जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख, जो काफी प्रतिक्रियावादी भी रहे, उन्होंने नेपोलियन के सामने पेशकश रखी थी कि अब संधि हो जाए, यूरोप में कृषि शांति स्थापित हो जाए, परंतु उन्होंने उनकी जो मांगे थी उनको नेपोलियन ने ठुकरा दिया। अंततः ऑस्ट्रेलिया को भी वापस फ्रांस के विरुद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया और उसके मित्र राष्ट्रों ने वापस संघ का निर्माण किया, चौथा गुट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रथम गुट ने फ्रांस के विरुद्ध 1792 में बना, फिर 1798 में बना, 1804 में बना और 1814 में ये गुट बना, जिसको राष्ट्रों का युद्ध भी कह सकते हैं या दिग्विजय का युद्ध भी कह सकते हैं। हम राष्ट्रों का युद्ध कहते हैं, राष्ट्रों का प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड तथा स्वीडन ने मिलकर एक
निर्माण किया फ्रांस अर्थात नेपोलियन के विरुद्ध। सर्वप्रथम इस गुट ने सर्वप्रथम नेपोलियन ने 1813 में ड्रेसडेन के युद्ध में ड्रेसडेन का युद्ध लड़ा ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित किया। 16 अक्टूबर 1804 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य बीच लिपजिंग का युद्ध हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन को पूरी तरह पराजित किया और नेपोलियन की राजधानी पेरिस तक में घुस गए और नेपोलियन और उसके सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया। 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 1814 को ये युद्ध लड़ा गया था लिपजिंग का, जिसको राष्ट्रों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में पराजित हो गया था। अब सारे चारों पांचों देशों ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ, बल्कि पराजित ही नहीं हुआ, उसको बंदी भी बना लिया गया और बाद में नेपोलियन को एक संधि करनी पड़ी। इसको उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को भी त्याग दिया और लाओ में हारने के पश्चात, जब 1814 में लाओ का युद्ध लड़ा गया, उसमें हारने के पश्चात नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि कर ली, जिससे के अनुसार उसको फ्रांस का सिंहासन त्यागना पड़ा और एल्बा नामक द्वीप पर उसको भेज दिया गया, जहाँ पर 20 लाख फ्रैंक उसको क्या दिए गए, पेंशन दी गई। सम्राट की उपाधि उसके पास रही, सम्राट बनकर फिर वहाँ रहेगा। इस प्रकार से फ्रांस में सत्ता द्वारा परिवर्तन और लुई 18 को फ्रांस का शासक मित्र राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार से राष्ट्रों का युद्ध अर्थात लिपजिंग का युद्ध नेपोलियन के लिए काफी क्षति पहुंची। हालांकि नेपोलियन भी बैठने वाला नहीं था। नेपोलियन का अंतिम दिन या वाटरलू का युद्ध, वाटरलू नेपोलियन लगभग 10 महीने तक एल्बा द्वीप में ही रहा, किंतु इसी समय उसे फ्रांस की दुर्व्यवस्था और राष्ट्रों में मित्र राष्ट्रों में मतभेद की बातें उसको मिल चुकी थी। अतः वह पुनः पेरिस की ओर आया। पेरिस में जनता ने उनका स्वागत किया, वहां से उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया और फिर से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, संधि की शर्तों की परवाह न करते हुए उन्होंने बगैर किसी रोक टोक के फ्रांस में वे दाखिल हुआ और वहां पर उन्होंने लुई 18 को गद्दी से हटाया। उसमें वापस सम्राट के रूप में काम करने लगा। अब उसने अंतिम रूप से संघर्ष करना शुरू किया। मित्र राष्ट्र ने पूरी तैयारियां कर ली थी। 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों की सेना के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई और उसको बंदी बना लिया गया। नेपोलियन को बंदी बनाने के पश्चात अटलांटिक महासागर में स्थित सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित जीवन के लिए भेज दिया, जहाँ पर 6 वर्ष तक जीवित रहा और 5 मई 1821 में इसकी 5 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में प्रभुसत्ता के लिए विभिन्न संघर्ष किए। लगभग 40 युद्धों में बताया जाता है कि उन्होंने भाग लिया और जिनमें ज्यादातर लोगों को सफलता भी मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसमें वो पतन हुआ, जैसे कि उसकी अधिनायकवादी सोच रही नेपोलियन की, यानी कि सब कुछ अपने आप को समझने लग गया था। कई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने लग गया था। बहुत सारे जो व्यवस्थाएं थी उसको उन्होंने टफ कर दिया। इसी तरह से उसकी महत्वाकांक्षाएं भी थी, अति महत्वाकांक्षाओं का उसको असफल होना पड़ा। इसी तरह से उसके जो नीति थी, अब वह काफी वृद्ध भी हो चुका था, मोटा भी हो चुका था, तो राशि जीवन व्यतीत करने लगा था। तो पहले की तरह इतना एक्टिव भी नहीं था, ये भी उसकी पराजय का कारण रहा। इसी तरह से चारित्रिक दुर्बलताएं उसमें कुछ थी, अपने आप दम नहीं था, किसी पर विश्वास नहीं करता था और अन्य सैनिकों को जो उसके जो मुख्य सैनिक सलाहकार थे उसका साथ छोड़ रहे थे क्योंकि उन पर विश्वास नहीं करता था। इसी तरह से भाई भतीजेवाद की नीति अपने अपने भाइयों को लुई बोनापार्ट और जेरोमो आदि के जो भाई थे अलग अलग देशों में उनको राजा बना दिया, बहनों को भी उन्होंने से किया, माता को राजमाता बना दिया। तो भाई भतीजावाद अपने बहनों वगैरह को इन्होंने शासन सत्ता की सारी बागडोर आसपास की देना शुरू कर दिया। ये भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण रहा। नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण रही। हम जानते हैं कि इंग्लैंड के सामने वह काफी कमजोर था और इंग्लैंड से पराजय का उसका मुख्य कारण भी है कि उसकी नौसैनिक शक्ति काफी कमजोर थी, जिसको सुधारने की उसने इतनी कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा उसकी महाद्वीपीय जो प्रणाली और व्यवस्था थी वह पूरी तरह से असफल हुई। इंग्लैंड को कहीं से रूप से व्यापार वाणिज्य में प्रतिबंध नहीं कर
कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप उसको पराजय और उसको अपने मित्र राष्ट्रों से भी हाथ धोना पड़ा, उसको पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी मित्र राष्ट्रों ने, सभी राज्यों ने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया और रशिया, स्वीडन ने मिलकर उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, उसको अंत में पराजित करना पड़ा। इसी तरह से जब उसने स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया तो एक तरह से स्पेन उसके लिए नासूचित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को ही नियुक्त कर दिया जो वहाँ की जनता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कोई भारी व्यक्ति वहाँ पर आकर शासन करे। तो स्पेन में ज्यादा समय बिताना, स्पेन में दीर्घकालीन संघर्ष में लिप्त होना उसके लिए सैनिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से काफी क्षति पहुंचाने वाला था। ये भी उसके पतन का प्रमुख कारण रहा। इसी तरह से पोप से शत्रुता भी ली उसने, पोप को बंदी बना लिया कई वेटिकन सिटी में, कई वहाँ की कैथोलिक जो जनता थी, ईसाई कैथोलिक जनता थी, वे नेपोलियन से काफी नाराज थी। जैसे समय मिलता था वे नेपोलियन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करती थी। ये भी उसकी पराजय का प्रमुख कारण रहा। मास्को अभियान की हम बात कर चुके हैं, मास्को अभियान असफल रहा था, जिसमें उसको सैनिक और आर्थिक दृष्टि से काफी क्षति उठानी पड़ी। इसके अलावा फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था दिनों दिन गड़बड़ खराब हो रही थी। जब फ्रांस की क्रांति चली गई उसका भी मुख्य कारण अर्थव्यवस्था को लेकर था। तो अर्थव्यवस्था ने भी नेपोलियन के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेपोलियन का एक सामान्य सैनिक से उदय होता है और किस प्रकार से प्रथम कॉन्सल्स होते हुए वे नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और एक तरह से यूरोप को, पूरे यूरोप का व्यवस्था के कगार में लाकर कर देता है और अंत में यूरोप को जीतने में सफल होने के चक्कर में पूरी तरह पराजित भी हुआ और अपना जीवन निर्वासित रूप में अंतिम जीवन को जीना पड़ा। और एक तरह से पूरे यूरोप को उन्होंने अस्त व्यस्त की नीति ने अस्त व्यस्त को कर दिया था। आइए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे विश्व के